सभी को नमस्कार। कुमार सोनू एकेडमी में आपका स्वागत है। आज जैसे मैं आप लोग को एनसीईआरटी का सीरीज चला रहा हूँ, तो उसमें आज अध्याय 5 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अध्याय 5 में क्या दिया है, तो चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 5 में जो दिया गया है, इसमें दिया गया है राज्य, राजा और एक प्राचीन गणराज्य, यानी राज्य के बारे में और राजा के बारे में अध्याय 5 में दिया गया है, जो कि आप लोग के साथ मैं डिस्कस करूँगा। आप लोग ध्यान से पढ़ते जाएंगे। देखिए, इस बात पे आप ध्यान देंगे कि एनसीईआरटी को बुक को आपको पढ़ना पड़ेगा अच्छी तरह से, तभी पेपर 2 सीटेट पेपर 2 का एग्ज़ाम निकलेगा। चलिए, एक लड़का है, शंकरन नाम का लड़का है। चुनाव का दिन था। जब शंकरन उठा तो उसने देखा कि उसके नाना नानी वोट डालने जा रहे हैं। तो इस बच्चे को वोट के बारे में पता नहीं था। दरअसल वे चुनाव केंद्र पर सबसे पहले पहुंचना चाहते थे, यानी इसके नाना नानी। शंकरन जानना चाहता था कि आखिर वो इतने उत्साहित क्यों थे। उसके नाना जी ने उसे जल्दी में समझाने की कोशिश की और कहा, आज हम अपने शासकों का चुनाव करने जा रहे हैं। लेकिन शंकरन को कुछ समझ में नहीं आया कि चुनाव क्या होता है, क्यों होता है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे, कुछ लोग शासक कैसे बने। आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। लगभग 50 वर्षों से हम अपने शासकों का चुनाव मतदान के जरिए करते आ रहे हैं। 50 वर्ष से हम लोग, 50 वर्ष से ज़्यादा हो गया। 50 वर्षों, इसमें एनसीईआरटी में जो दिया गया है वही पूछा जाता था। आप लोग उत्तर में 50 वर्ष ही देंगे। लेकिन बहुत पहले लोग शासक कैसे बनते थे, ये जानेंगे। करीब 3000 साल पहले कुछ लोग बड़े बड़े यज्ञों को आयोजित कर राजा के रूप में प्रतिष्ठित हो गए, यानी यज्ञ करके राजा बन जाते थे उस समय के लोग। अश्वमेध यज्ञ एक ऐसा ही आयोजन था जिसमें एक घोड़ों को राजा के लोगों की देखरेख में स्वतंत्र विचरण के लिए छोड़ दिया जाता था। इस घोड़े को किसी दूसरे राजा ने रोका तो उसे वहाँ अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। यानी कह सकते हैं, जिसका घोड़ा, अगर उसके घोड़े को किसी राजा ने रोक लिया तो उस राजा से लड़ाई करनी पड़ती थी। अगर उन्होंने घोड़ों को जाने दिया तो इसका मतलब यह होता था कि अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा उनसे ज़्यादा शक्तिशाली। अगर घोड़े को नहीं रोका तो इसका मतलब समझ जाते थे वहाँ के जनता लोग कि ये राजा उस राजा से शक्तिशाली नहीं है, यानी जिसका घोड़ा है वो ज़्यादा शक्तिशाली है इस राजा से। इसके बाद उन राजाओं को यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था। आमंत्रित किया जाता था। यह यज्ञ विशिष्ट पुरोहितों द्वारा संपन्न किया जाता था। इसके लिए उन्हें उपहारों से सम्मानित किया जाता था। अश्वमेध यज्ञ करने वाला राजा बहुत शक्तिशाली माना जाता था, यानी जो राजा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है, अश्वमेध यज्ञ, उन्हें शक्तिशाली राजा माना जाता है। यज्ञ में आमंत्रित सभी राजा उसके लिए उपहार लाते थे। इन सभी आयोजनों में राजा का मुख्य स्थान होता था। जो आयोजन होता था उसमें मुख्य स्थान राजा का होता था। उसे सिंहासन या बाघ की खाल के एक विशेष आसन पर बिठाया जाता था। युद्ध क्षेत्र में राजा का सारथी ही उसका सहचर होता था। यज्ञ के अवसर पर वह राजा की विजयों तथा अन्य गुणों का गान करता था। राजा के सगे संबंधी, खासकर उसकी रानियों तथा पुत्रों को भी कई छोटे छोटे अनुष्ठान करने होते थे। राजा के साथ साथ उनकी बीवियां और उनके पुत्रों को भी, राजा की बीवियां यानी रानियों को और तथा पुत्रों को भी छोटे छोटे अनुष्ठान करने पड़ते थे। अन्य सारे आमंत्रित राजाओं को काम सिर्फ बैठकर यज्ञ की पूरी प्रक्रिया को देखना भर था। मतलब जो भी राजा आते थे उनको सिर्फ यज्ञ को देखने का काम होता था। राजा के ऊपर पुरोहित जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। विष अथवा वैश्य जैसे सामान्य लोग उपहार लाते थे।
देख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। ये राजा के ऊपर पुरोहित जल के छिड़काव के साथ साथ अन्य कई अनुष्ठान करता था। डायरेक्ट स्टेटमेंट में आएंगे तो आप लोग जवाब देंगे, अगर ये सही रहेगा तो सही देंगे, गलत रहेगा तो आप लोग गलत देंगे। विष अथवा वैश्य जैसे सामान लोग उपहार लाते थे, जिन्हें पुरोहित शूद्र मानते थे। उन्हें कई अनुष्ठानों में शामिल नहीं किया जाता था। उस समय जिन्हें शूद्र मानते थे, उन्हें यज्ञों में या अनुष्ठानों में उन्हें शामिल नहीं किया जाता था। देखिए, ये जो दिया गया है ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है। ये सीटेट में नहीं पूछा जाएगा। इस यज्ञ में उपस्थित होने वालों की एक सूची बनाओ, पेशे के आधार पर वहाँ कौन कौन से वर्ग शामिल थे। ऐसे क्वेश्चन सीटेट में नहीं आते हैं। ये NCERT का बुक है, वर्ग 6 का है, तो 6 के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, आप लोग के लिए नहीं है। आप लोग इसे नहीं ध्यान, मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ आप उसे ध्यान में रखेंगे। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, वर्ण से क्वेश्चन आता है। उस समय 4 सामाजिक वर्ग थे, मतलब सामाजिक जो वर्ग थे कौन कौन थे, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। ब्राह्मणों का वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ करना था। ब्राह्मणों का जो काम था, वेदों का अध्ययन, अध्यापन और यज्ञ कराना था, जिनके लिए उन्हें उपहार भी मिलता था। क्षत्रियों का काम युद्ध करना और लोगों की रक्षा करना, तथा वैश्यों के काम खेती, पशुपालन तथा व्यापार थे। शूद्रों का काम अन्य तीनों वर्गों की सेवा करना था। तीनों वर्गों का सेवा कौन करता था? शूद्र लोग करते थे उस समय। अब देखिए, यहाँ दिया गया है चित्रित, ये जो पात्र है, बर्तन जो है, चित्रित धूसर पात्र। इस तरह के पात्र में ज़्यादातर थालियाँ जैसी कटोरियाँ ही मिली है। ये पात्र बहुत ही पतली सतह के, सुंदर और चिकने हैं। शायद इसका प्रयोग खास मौक़ों पर महत्वपूर्ण लोगों को भोजन परोसने के लिए किया जाता था। ये जो बर्तन है, महत्वपूर्ण लोगों को भोजन के लिए किया जाता था। चलिए अब आगे पढ़ेंगे जनपद। महायज्ञों को करने वाले राजा अब जन के राजा ना होकर जनपदों के राजा माने जाने लगे थे। जनपद किसे कहते हैं? जनपद, आगे देखते हैं। जनपद का शाब्दिक अर्थ, जनपद का मतलब है कि जहाँ जन के बसने की जगह होता था उसे जनपद कहते थे। जन के बसने की जगह को होता था उसे ही जनपद कहते थे। महत्वपूर्ण जनपद जो अभी मैप में दिया गया है, हम लोग आगे देखेंगे, पेज में दिखाया गया है। पुरातत्वविदों ने इन जनपदों की कई बस्तियों की खुदाई की। जो जनपद थे उनकी खुदाई की। दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसीनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा। देखिए आप लोग इसे नोट करते जाएंगे, और नहीं तो स्क्रीनशॉट लेते जाएंगे। जो भी मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, कौन कौन से किला की खुदाई की थी, पुरातत्व, ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, पुरातत्वविदों ने किन किन जनपदों की खुदाई की थी, तो आप बताएंगे दिल्ली में पुराना किला, उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास हसीनापुर और एटा के पास अतरंजी खेरा। इनमें प्रमुख हैं खुदाई, जो भी है ये सब प्रमुख हैं। खुदाई से पता चलता है या चला है कि लोग झोपड़ियाँ में रहते थे और मवेशियों तथा अन्य जानवरों को पालते थे। वे चावल, धान, जौ, दालें, गन्ना, तिल तथा सरसों जैसी फसलें उगाते थे चावल के साथ साथ। ये सूची देखिए, ये भी है क्लास 6 के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए नहीं है, इसे ध्यान में नहीं रखें। जो भी इम्पोर्टेंट होगा मैं अंडरलाइन करते जा रहा हूँ, आप लोग उसे ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट, लोग मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। इनमें कुछ धूसर और कुछ लाल रंग के होते थे। देखिए, पिछले अध्याय में हम लोग ने पढ़ा था कि मिट्टी के जो बर्तन होते थे वो लाल रंग के होते थे, लेकिन उस पर कलर किस रंग का होता था? तो कलर होता था काला रंग का। इसे आप ध्यान रखेंगे, कलर जो होता था काले रंग का कलर होता था। काले रंग का कलर होता था। उस समय जो लाल रंग के जो बर्तन बनाते थे उसमें काले रंग का कलर चढ़ाया जाता था। इन पुरास्थलों में कुछ विशेष प्रकार के बर्तन मिले हैं, जिन्हें चित्रित धूसर पात्र के रूप में जाना जाता है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है, इन बर्तनों पर चित्रकारी की गई है। ये आमतौर पर सरल रेखाओं तथा ज्यामितीय आकृतियों के रूप में हैं। आप लोग ये स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है, उसे ध्यान में रखेंगे।
अब आ गया महाजनपद। महाजनपद में सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद थे या शक्तिशाली जनपद बोल सकते हैं मगध, जो कि अभी वर्तमान में बिहार में है। करीब 2500 साल पहले कुछ जनपद अधिक महत्वपूर्ण हो गए। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिएगा। महत्वपूर्ण हो गए, इन्हें महाजनपद कहा जाने लगा। 2500 साल पहले कुछ जनपद जो है अधिक महत्वपूर्ण हो गए, जो महत्वपूर्ण हो गए उन्हें क्या कहने लगा, महाजनपद कहा जाने लगा। मानचित्र 4 में अभी जो हम दिखाएंगे आप लोग को महाजनपद को दिखाया गया है, वो मैं दिखाऊंगा। अधिकतर महाजनपदों की एक राजधानी होती थी। कई राजधानियों में किलेबंदी की गई थी, यानी किलेबंदी का मतलब हुआ चारों तरफ से उसको घेरा गया था, यानी दीवार ईंटों से, पत्थरों से या लकड़ियों से, जो भी थे साधन, उनसे चारों ओर लकड़ी, ईंट या पत्थर की ऊंची दीवारें बनाई गई थी। चलिए हम लोग महाजनपद को दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए दिया गया है इसमें जनपद। देखिए जनपद महाजनपद 16 थे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण या सबसे शक्तिशाली मगध था। महाजनपद में जो दिया गया है यहाँ देखेंगे आप लोग। देखिए गंधार, कुरु हो गया, देखिए यहाँ अवंती, मगध, अंग, बज्जी, कौशल, पंचाल। महाजनपद 16 थे, इसमें जो थे आप लोग देख लेंगे, मैं आपको पिक्चर दिखा दे रहा हूँ, आप लोग देख लेंगे। ये सब जनपद थे, महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे इस टाइम। नेक्स्ट आगे है। ऐसा लगता है कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण से डरकर अपनी सुरक्षा के लिए इन किलों का निर्माण किया। जो चार दीवारी किया गया या किला दिया गया, क्यों दिया गया किला? लोगों को लगता है कि राजा ने लोगों से आक्रमण के डर से, आक्रमण ना हो जाए मेरे राज्य में या मेरे किले में, तो इसीलिए उन्होंने चार दीवारी करवाया। कुछ राजा अपनी राजधानी के चारों ओर विशाल, ऊंची और प्रभावशाली दीवारें खड़ी की, अपनी समृद्धि और शक्ति का प्रदर्शन भी करते थे। कुछ राजा जो है मतलब बचाव के लिए तो किया, कुछ राजा क्या किए, अपनी शक्तिशाली का प्रदर्शन करने के लिए चार दीवारी करवाए। इस तरह से किले के अंदर रहने वाले लोगों और उस क्षेत्र पर नियंत्रण रखना भी सरल हो जाता होगा। यानी किलाबंदी होगा तो उस इलाके में जो भी रहते थे उस पर शासन करना नियंत्रण रखना सरल हो जाता होगा। इस तरह की विशाल दीवार बनाने के लिए व्यापक योजना की आवश्यकता थी और लाखों की संख्या में ईंटों तथा पत्थरों का इंतजाम करना पड़ता था। हजारों स्त्री, पुरुष तथा बच्चे इनके लिए अथक परिश्रम किया होगा। इनके लिए संसाधनों की आवश्यकता पड़ी होगी। आप लोग देखते जाएंगे, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सब इम्पोर्टेंट है। देखिए किस तरह से दीवार बना रहे हैं मिस्त्रियों को, देख लिए। ये जो है ये कौशाम्बी का है, कौशाम्बी का एक किला है जो कि अभी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आधुनिक उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के पास मिली है। ईंट की दीवार का अफसास है। इसके एक भाग का निर्माण का पिक्चर है जो संभवतः 25 साल पहले हुआ था, अनुमान लगाया जा रहा है। किले को देख लीजिए कैसे मिस्त्री इसमें काम कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब राजा सेना रखने लगे थे। अब राजा क्या कर रहे थे? सेना रख रहे थे। उन सिपाहियों को नियमित वेतन देकर पूरे साल रखा जाता था। कुछ भुगतान संभवतः आहत सिक्के, जो कि इनके बारे में हम लोग अगले अध्याय या अध्याय 8 में पढ़ेंगे क्या होता था। महाजनपद के राजा ऋग्वेद में उल्लेखित राजाओं से किस प्रकार भिन्न है? दो अंतर बताओ। ये मैं बार बार बता रहा हूँ, ये क्लास 6 के बच्चों के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। ऐसा क्वेश्चन सीटेट में नहीं आता है। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ उसे ध्यान में रखें, ये सीटेट में नहीं आता है। कर, यानी अब कर भी वसूली शुरू कर दिए थे राजा लोग। महाजनपदों के राजा विशाल किले बनवाते थे और बड़ी सेना रखते थे, इसलिए उन्हें प्रचुर संसाधनों का आवश्यकता होती थी। इसके लिए उन्हें कर्मचारियों की आवश्यकता होती थी। अतः महाजनपदों के राजा लोग द्वारा समय समय पर लाए गए उपहारों पर निर्भर न रहकर अब नियमित रूप से कर वसूलने लगे।
देखिए अब कर किस किस पे लगाया गया, फसलों पे कर, फसलों पे लगाए गए, कारीगरों के ऊपर लगाए गए कर, पशुपालकों के ऊपर लगाए गए, जानवरों या उसके उत्पादक में जो भी होता होगा कर लगाया गया, व्यापारियों को सामान पर कर देना पड़ता था, आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तुएं देनी होती थी। आखेटकों किसे कहते हैं? आखेटक मतलब हो गया शिकारी। आखेटक को हम लोग क्या बोलेंगे? शिकारी। शिकारी, शिकारियों को भी कर देना पड़ता था। वो लोग क्या कर देते होंगे? वस्तुओं देते होंगे, कोई भी चीज़ जैसे लाते होंगे वो वस्तु देते हैं जंगल से लाके। कृषि में परिवर्तन, कृषि में भी परिवर्तन हुआ। इस युग में कृषि के क्षेत्र में दो बड़े परिवर्तन आए। हल के फाल अब लोहे के बनने लगे। देखिए हल के फाल जो है लोहे के बनने लगे। अब कठोर ज़मीन को लकड़ी के फाल की तुलना में लोहे के फाल से आसानी से जोता जा सकता था। इससे फसलों की उपज बढ़ गई। दूसरे लोगों के धान के पौधों का रोपण शुरू किया, अर्थात खेतों में बीज छिड़क कर धान उपजाने के बजाय धान के पौधे तैयार करना, उनका रोपण शुरू किया, तैयार कर रोपण करना शुरू किया। जैसे हम लोग अभी धान के बीज को पहले बोते हैं, फिर उसे उखाड़ करके फिर उसे धान को रोपते हैं, उसी तरह किसान धान की खेती करना प्रारंभ कर दिया गया। अब पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा पौधे जीवित रह जाते थे, इसलिए पैदावार भी ज़्यादा होने लगी। अब देखिए फिर ये जो क्वेश्चन दिया गया, फिर ये क्लास 6 के बच्चों के लिए, आप लोग के लिए नहीं है। क्या तुम बता सकते हो कि राजा इन परिवर्तनों को प्रोत्साहन क्यों देते होंगे? तो ऐसा क्वेश्चन सीटेट नहीं पूछता है। सीटेट जब भी क्वेश्चन पूछेगा आपसे स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछेंगे या कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट वाले आएंगे तो यहाँ ऊपर से आएंगे। ये सब बच्चों के लिए है, क्लास 6 के बच्चों के लिए है, वो लोग इन्हें पढ़ेंगे। सूक्ष्म निरीक्षण, देखिए मगध के बारे में बता रहा है इसमें। मगध जनपद, मगध को ढूंढने बता रहा है यहाँ पे। लगभग 200 सालों के भीतर मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद बन गया। गंगा और सोन नदी मगध से होकर बहती थी, तो यातायात, जल वितरण और ज़मीन को उपजाऊ बनाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। मगध का एक हिस्सा जंगल से भरा था। इन जंगलों में रहने वाले हाथियों को पकड़कर और उन्हें प्रशिक्षित कर सेना के काम में लगाया जाता था। यही नहीं, जंगलों से घर, गाड़ियाँ तथा रथ बनाने के लिए लकड़ी मिलती थी। इसके अलावा इस क्षेत्र में लौह अयस्क की खदानें हैं। मजबूत औजार और हथियार बनाने के लिए बहुत उपयोगी थे। यानी मगध उस समय सबसे शक्तिशाली जनपद था, शक्तिशाली बोल सकते हैं। इसके पास लड़ाई के लिए हाथियाँ थी, जंगल थे, नदी थे, तो यातायात के भी साधन थे। यानी मगध के पास बहुत कुछ था। नेक्स्ट देखेंगे, मगध में दो बहुत ही शक्तिशाली शासक उस समय जो शासक थे, यानी राजा, एक थे बिंबिसार तथा अजातशत्रु। अन्य जनपदों को जीतने के लिए ये हर संभव संसाधन अपनाते थे। महापद्मनंद भी जो है वहाँ के एक शासक थे, एक महत्वपूर्ण शासक थे। उन्होंने अपने नियंत्रण का क्षेत्र उस महाद्वीप के उत्तर पश्चिम भाग तक फैला दिया था। बिहार में राजगिरी, जो कि अभी राजगीर है, कई सालों तक मगध की राजधानी रही। मतलब मगध की जो राजधानी थी पहले राजगीर थी, उस टाइम राजगिरी बोला जाता था, जो अभी राजगीर है। कई सालों में राजधानी रही, फिर बाद में पाटलिपुत्रा को राजधानी बनाया गया है, जो कि अभी पटना के नाम से जाना जाता है। 2300 साल से भी पहले की बात है। मेसिडोनिया का राजा सिकंदर विश्व विजय करना चाहता था। पूरी तरह सफल ना होने पर भी वह मिस्र और पश्चिम एशिया के कुछ राज्यों को जीतता हुआ भारतीय उपमहाद्वीप वो जो है सिकंदर जो है भारतीय उपमहाद्वीप में एंट्री ले लिया। वह ब्यास नदी के किनारे तक पहुंच गया। जब उसने मगध की ओर कूच करना चाहा तो उसके सिपाहियों ने इनकार कर दिया। क्यों किया इनकार? क्योंकि उन्हें पता था, वो जानते थे, इस बात से वो भयभीत थे। सिकंदर के सिपाही भयभीत थे कि भारत के शासकों के पास पैदल, रथ और हाथियों की बहुत बड़ी सेना थी, इसलिए उनके सिपाही ने इनकार कर दिया था। ये क्वेश्चन क्लास 6 के बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है।
सीटेट में ऐसा क्वेश्चन पूछा नहीं जाता तो हम लोग इसे क्यों पढ़ें, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ें, एग्ज़ाम निकलेगा। देखिए दूसरा था बज्जी। बज्जी जैसा कि तुमने ऊपर पढ़ा, मगध एक शक्तिशाली राज्य बन गया था, उसके नज़दीक ही बज्जी राज था। मगध का पड़ोसी बोल सकते हैं, नज़दीक बोल सकते हैं, जिसकी राजधानी वैशाली बिहार थी। एक अलग किस्म की शासक व्यवस्था थी जिसमें गण या संघ कहते थे। वहाँ पे जो है शासक का व्यवस्था अलग था, गण या संघ वाला व्यवस्था था, वहाँ शासक वाला नहीं था, यानी राजा वाला व्यवस्था नहीं था। गण या संघ में कई शासक होते थे और इसमें से प्रत्येक व्यक्ति राजा कहलाता था। जैसे अभी है, ये सभी राजा विभिन्न अनुष्ठानों को एक साथ संपन्न करते थे। सभाओं में बैठकर ये बातचीत, बहस और वाद विवाद के जरिए तय करते थे कि क्या करना है और किस तरह करना है। शत्रुओं के आक्रमण निपटने के लिए वे मिलकर चर्चाएं करते थे। स्त्रियां, दास तथा कामकार इन सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे। स्त्रियां मतलब तो जानते हैं, दास मतलब जानते हैं, जो कि उच्चारों को सेवा करता था। मतलब एक तरह से इसे बोल सकते हैं, दास का मतलब हम लोग बोल सकते हैं, नौकर बोल सकते हैं, सेवा करने वाला, दासी। कामकार का मतलब बोल सकते हैं वह जिससे ज़बरदस्ती जो है काम करवाया जाता था, मजदूरी, और वो भी बिना मजदूरी का, बिना कोई भी उसे परिश्रमिक जो होता है, जैसे हम किसी से काम करवाते हैं तो उन्हें काम के बदले कुछ पैसे देते थे, उन्हें कुछ बिना पैसे दिए काम करवाते थे, उसे कामकार कहते हैं। ये लोग सभा में हिस्सा नहीं लेते थे। बज्जी संघ का यह वर्णन दीर्घ निकाय से लिया गया है। देखिए ये क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। बर्निन संघ का यह वर्णन कहाँ से लिया गया है? दीर्घ निकाय से लिया गया है। दीर्घ निकाय एक प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है जिसमें बुद्ध के कई व्याख्यान दिए गए हैं। इन्हें करीब 2300 साल पहले लिखा गया था। दीर्घ निकाय, इसे आप VVI कर लें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आप लोग इसे ज़रूर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है, इसे आप VVI कर लें। अजातशत्रु और बज्जी का संघ, अजातशत्रु और बज्जी संघ। अजातशत्रु बज्जी संघ पर आक्रमण करना चाहते थे। उन्होंने अपने मंत्री बस्कार को बुद्ध के पास सलाह के लिए भेजा। तो बुद्ध ने उनसे पूछा, जब वो गए बुद्ध के पास, तो बुद्ध ने उनसे पूछा कि क्या बज्जी सभाएं नियमित रूप से होती है तथा उनमें सभी सदस्य उपस्थित होते हैं? पूछा बुद्ध ने। जब उन्हें पता चला कि ऐसा होता है तो उन्होंने कहा कि बज्जीवासी तब तक उन्नति करते रहेंगे जब तक वे पूर्ण रूप से नियमित सभा करते रहेंगे, आपस में मिलजुल कर रहेंगे या काम करते रहेंगे, पारंपरिक नियमों का पालन करते रहेंगे, बड़ों का सम्मान, समर्थन और उनकी बातों पर ध्यान देते रहेंगे। बज्जी महिलाओं के साथ जोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे और उन्हें बंधक नहीं बनाएंगे और शहरों तथा गाँव में चैत्यों का रखरखाव करेंगे। विभिन्न मतोवलंबी सत्ताओं का सम्मान करेंगे और उनके आने या जाने पर कोई रोक नहीं लगाएंगे। तब तक बज्जीवासी उन्नति करते रहेंगे। अब एक दो पेज और बचा होगा। कई शक्तिशाली राजा इन संघों को जीतना चाहते थे, बज्जी को जीतना चाहते थे। इसके बावजूद उनका राज अब से लगभग 1500 साल पहले तक चलता रहा। मतलब इतना जीतना चाहते थे, कई राजे उसे जीतना चाहते थे, हड़पना चाहते थे बोल सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद 1500 साल पहले तक ये राज चलता रहा। इसके बाद गुप्त शासकों ने गण और संघ पर विजय प्राप्त कर उन्हें अपने राज्य में शामिल कर लिया। इनके बारे में हम लोग अध्याय 9 में पढ़ेंगे। इस प्रकार ये चैप्टर भी ख़त्म हो गया। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं जिसे आप लोग करना चाहेंगे तो मैं करवा दूंगा, स्टेटमेंट वाले करवा दूंगा, और जो भी है इम्पोर्टेंट जो है वो मैं करवा देता हूँ। देखिए ये तो कल्पना करो, ये सब बच्चे क्लास 6 के बच्चे के लिए है, आप लोग के लिए नहीं है। देखिए ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है तो ये आपके इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए इसको कर लें आप लोग। देखिए इसमें पूछ रहा है सही या गलत बताओ। तो अश्वमेध के घोड़े को अपने राज से गुजरने की छूट देने वाले राजाओं को
यज्ञ में आमंत्रित किया जाता था? हाँ, किया जाता था। क्यों किया जाता था? कि उसे अपने से कमज़ोर मान लिया जाता था कि आप मेरे से कमज़ोर हैं, तो इसलिए आप मेरे घोड़े को नहीं पकड़े। अगर घोड़े को पकड़ लिया जाता था तो फिर उससे लड़ाई करना पड़ता था। अगर नहीं पकड़ता था, उसे अपने राज्य में यज्ञ में शामिल किया जाता था, आमंत्रित किया जाता था। दूसरा नंबर है ख में, राजा के ऊपर सारथी पवित्र जल का छिड़काव करता था? नहीं। क्योंकि नहीं क्यों बोले, एक मिनट जा रहा, ये तो सही है। राजा के ऊपर सारथी नहीं, राजा के ऊपर जो है ब्राह्मण लोग छिड़काव करते थे, सारथी नहीं छिड़काव करते थे, इसलिए गलत है। देखिए क्वेश्चन कितना फंसाने के लिए दिया है। आप लोग पढ़े हैं कि पवित्र जल का छिड़काव किया जाता है, राजा के ऊपर भी किया जाता है, लेकिन कौन करते थे? तो सारथी नहीं करते थे, वहाँ कौन करते थे? ब्राह्मण लोग करते थे। तो गाँव में है, पुरातत्वविदों को जनपद की बस्तियों में माल मिले? नहीं, माल नहीं मिले, वहाँ तो गांव मिले थे। चित्रित धूसर में पात्रों में अनाज रखा जाता था? नहीं रखा जाता था। महाजनपद में बहुत से नगर किलाबंद थे? हाँ थे, किलाबंद तो था। बहुत से नगर क्या किए थे? किलाबंद था। ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन हो गया। और दूसरे, एक मिनट देखिए, ये सब इम्पोर्टेंट उपयोगी शब्द जो कि हम लोग अभी पढ़े दिया, ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए ये भी आप लोग के लिए इतना नहीं, इसको सिर्फ भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। समाज में कौन कौन से समूह थे जो गणों की सभाओं में हिस्सा नहीं ले सकते थे? ये आप लोग कर सकते हैं। 3 ऐसे लोग थे जो हिस्सा नहीं ले सकते थे। एक तो था शिकारी संग्राहक, नहीं सॉरी शिकारी संग्राहक, वो एक था स्त्री नहीं लेते थे। यहाँ देखिए लिख दे रहा हूँ अपना आप लोग के लिए, स्त्री नहीं लेते थे। कहाँ आ रहा है? हाँ, स्त्री नहीं हिस्सा लेते थे, दास नहीं लेते थे, स्त्री, दूसरी दास हिस्सा नहीं लेते थे, एक मिनट, दास नहीं हिस्सा लेते थे, और तीसरा कामकारों, जिसका मैं आप लोग को बताया था कि किसी का बिना मजदूरी का जो ज़बरदस्ती काम करवाया जाता था, वो ये 3 लोग हिस्सा नहीं लेते थे। नेक्स्ट, इन पे थोड़ा चर्चा कर लेंगे। महाजनपदों के राजा ने किले क्यों बनवाए थे? किले क्यों बनवाते थे? एक तो बचने के लिए, एक तो मतलब एक तरह से अपना सेफ्टी कर लेते थे, और दूसरा था कि अपना शक्ति प्रदर्शन करने के लिए कि मेरे पास कितना शक्ति है, उसके लिए। क्या तुम्हारे राज्य में प्राचीन जनपद थे? अगर हाँ तो उनके नाम लिखो। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए नहीं है, क्लास बच्चे 6 के लिए ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है तो इसे कर लेंगे। प्रश्न का उत्तर बताएं, किन समूह में आज मतदान का अधिकार प्राप्त है? प्रश्न का उत्तर बताएं, आज किस समूह में मतदान का अधिकार प्राप्त है? मतलब उस समय जिन को नहीं था, अभी उन तीनों लोगों को है। स्त्रियों को है, कामकारों को है, और दासों को है। जिन तीनों को उस समय माना था, तो अभी उन तीनों लोग को अधिकार प्राप्त है। कामकारों को भी है, ये अट नहीं रहा है, थोड़ा यहाँ कर लीजिएगा। दास कामकारों को भी अभी अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट, अभी तो क्वेश्चन यही इम्पोर्टेंट में यही है। लोग जो है महत्वपूर्ण तिथियां, ऐसे आप लोग ध्यान कर में रख लेंगे, ये तीनों महत्वपूर्ण तिथियां को, ये सब क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। नए शासक लगभग 300 साल पहले, महाजनपद लगभग 3,000 साल, नए शासक 3,000 साल पहले, महाजनपद 3,000 साल पहले, सिकंदर का आक्रमण लगभग 2300 साल पहले, और गण और राज्यों का अंत, गण या संघ राज्यों का अंत, जो कि जिसमें सभी लोग मिल के रहते थे, उस राज्यों का अंत कब हुआ था? तो लगभग 1500 साल पहले। चलिए दोस्तों, इस तरह आज का चैप्टर समाप्त होता है। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि आप लोग को मेरी क्लास कैसा लगता है, यानी आप लोग का मेरा क्लास कैसा लगता है। और अगर आप लोग कोई मेरा क्लास अच्छा लगता है तो आप लोग कमेंट करें, लाइक करें। और हाँ, अगर इसी तरह का क्लास को देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलते रहे। चलिए दोस्तों, थैंक यू, बाय।